हेलो। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे कि जी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का। आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की फोर्थ क्लास है जिसमें कि हम पॉलीमॉर्फिज्म तक पहुंच चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर हम देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी। जो पॉली और मॉर्फिज्म दो वर्ड्स हैं जिनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर्म्स, ठीक है। पॉली का मतलब है मैनी, तो मैनी फॉर्म्स। बट मैनी फॉर्म्स ऑफ किस तरह से मैनी फॉर्म्स? हम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ये मैनी फॉर्म्स कैसे आ गई, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आ गई और ये क्या होती है? तो इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ कॉमन बिहेवियर्स होते हैं, कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में हमें मिलते हैं, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शो करते हैं। लेट्स से अगर बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनमें वो डिफरेंट वॉइसेस जनरेट करते हैं या वो बोल सकते हैं अपनी, वो उनका अंदाज डिफरेंट हो सकता है, उनकी वॉइस डिफरेंट हो सकती है, बट उनका बिहेवियर कॉमन है, उनका मेथड कॉमन है, यानी कि वो बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक, दे कैन मेक साउंड। ओके, अगर डॉग है तो वो बोल सकता है, वो उसके साउंड जनरेट करने का अपना एक स्टाइल है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, उसकी वॉइस डिफरेंट हो सकती है, बट मेथड कॉमन है। इसी तरह कैट है, वो बोल सकती है, वो आवाज़ निकाल सकती है, उसका आवाज़ निकालने का अंदाज़, उसके बिहेवियर की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, उसकी वॉइस डिफरेंट हो सकती है, बट मेथड कॉमन है। इसी तरीके से डक है, डक भी आवाज़ निकाल सकती है, बत्तख जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर, वो भी बोल सकती है, उसकी भी वॉइस होती है। ठीक है, वो डिफरेंट हो सकती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। अल्लाह ताला ने उसको जो है वो एक डिफरेंट आवाज़ दी है, डॉग को डिफरेंट आवाज़ दी है, कैट को डिफरेंट आवाज़ दी है, काव को डिफरेंट आवाज़ दी है, गॉट को डिफरेंट आवाज़ दी है, लाइन को डिफरेंट आवाज़ दी है, टाइगर को डिफरेंट आवाज़ दी है। ये सारे एनिमल्स बोल सकते हैं, ये सब एनिमल बोल सकते हैं, इनकी वॉइसेस डिफरेंट होंगी, लेकिन इनका मेथड कॉमन है। क्या? कि दे कैन स्पीक, दे कैन मेक साउंड्स। तो ये इनका एक कॉमन बिहेवियर है। तो हमें क्या पता चला कि जी रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके सेम मेथड की, उनके सेम बिहेवियर की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस मौजूद हैं, मल्टीपल फॉर्म्स मौजूद हैं। कैट है तो उसकी फॉर्म डिफरेंट होगी, वॉइस को निकालने की या जनरेट करने की या बोलने की। डॉग है तो उसकी वॉइस डिफरेंट होगी। सिमिलरली आपका टाइगर है तो उसकी डिफरेंट होगी, लॉइन है तो उसकी डिफरेंट होगी, ठीक है, काऊ है तो उसकी डिफरेंट होगी। इसी तरीके से आपका अगर डक है तो उसकी डिफरेंट होगी। तो ये सारी वॉइस जनरेट करने की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है जो कि अल्लाह ताला ने इन एनिमल्स को दी हैं। ठीक है, ये सलाहियतें अल्लाह ताला ने इनको दी हैं। तो ये चीज़ कहलाती है, अगर आप रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में देखें, क्योंकि हमने बिल्कुल जो रियल लाइफ है हमने उससे एग्जांपल ली, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म इन रियल वर्ल्ड। बट इसको अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में लेकर आते हैं, अब उसको हम मैप करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप ये देखें कि अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की फॉर्म में, प्रोग्रामिंग की फॉर्म में सोचें, तो हम ये किस तरीके से इस बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट होते हैं हमें जब हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि ये जनरलाइजेशन क्रिएट करती है, ये जेनेरिक कोड लिखने में हमें हेल्प आउट करती है। अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, आपके पास ट्रायंगल भी है, आपके पास रेक्टेंगल भी है, आपके पास जो है वो सर्किल भी है, और इन तमाम शेप्स का अगर हम
ये देखें तो इनमें एक कॉमन मेथड आता है कि इनका एरिया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, अगर हम सेकंड ईयर की बात करें या ग्रेजुएशन की बात करें, हमने अक्सर ही क्वेश्चंस देखे हैं ना अपने मैथ्स के सब्जेक्ट्स के अंदर, ज्योमेट्री के सब्जेक्ट्स में। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या मैथ्स का जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसमें इन शेप्स का चैप्टर आता है या ये शेप्स पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ पर हमें इन तमाम शेप्स का एक कॉमन जो है ना वो मेथड बताया जाता है, एक बिहेवियर बताया जाता है कि इन तमाम का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का एक सेपरेट फार्मूला होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी बट मेथड सेम है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द सर्किल, इन सब की इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती हैं, इन सब के फॉर्मूलाज डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर। अगर हमें सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय द एल्टीट्यूड और हाइट। इसी तरीके से अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है विड्थ मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ द ट्राइंगल रेक्टेंगल। सो ये डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस हैं, फार्मूलाज डिफरेंट है बट मैकेनिज्म, बिहेवियर, मेथड सेम है। यही पॉलीमॉर्फिज्म हमें बताती है कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक सिंगल मेथड के थ्रू सिंगल मेथड इंप्लीमेंट करें और उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपकी कोड में जो है वो एक जनरलाइजेशन आ जाएगी। आपको फर्ज कर लें कोई भी शेप दी जाए, उसका एरिया कैलकुलेट करना हो, अगर ट्राइंगल आ रही है तो मेथड कॉमन होगा। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे एरिया का मेथड कॉल करना है। अगर रेक्टेंगल आ रहा है तो मुझे एरिया का मेथड कॉल करना है ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास सर्किल आ रहा है ऑब्जेक्ट तो भी मुझे एरिया का मेथड कॉल करना है। यानी एरिया का जो मेथड है, कैलकुलेट एरिया का जो मेथड है, ये कॉमन हो गया इन तमाम शेप्स के अंदर। अगर शेप सर्किल की आ रही है तो सर्किल का फार्मूला लगकर एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन मेथड का नेम कॉमन होगा। अगर शेप रेक्टेंगल की आ रही है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा, लेकिन मेथड कॉमन होगा कैलकुलेट एरिया का। अगर मेरे पास ट्राइंगल की शेप आ रही है तो कैलकुलेट करने का फार्मूला डिफरेंट होगा ट्राइंगल के एरिया, लेकिन शेप कॉमन, मेथड कॉमन होगा। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि जब भी पॉलीमॉर्फिज्म को अप्लाई किया जाएगा तो उसमें एक चीज़ जो कॉमन आती है वो ये है कि मेथड का नेम सेम होगा। मेथड का नेम सेम होगा। इंप्लीमेंटेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, चाहे वो क्लासेस में हो, चाहे वो नॉर्मल फंक्शंस की फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो बिल्ट इन फंक्शंस की फॉर्म में हो। तो अगर हम ये इस बिहेवियर को देखें पॉलीमॉर्फिज्म के, तो हम दो तीन तरीकों से, दो तीन टाइप से हम पॉलीमॉर्फिज्म का पाइथन के अंदर इंप्लीमेंटेशन को देख सकते हैं, दो तीन तरीकों से। पहली जो टाइप है वो है बाय इनहेरिटेंस। आप किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को बनाते हैं या पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। भाई इसमें एक बेस क्लास होती है, उस बेस क्लास का एक कॉमन मेथड होता है और वो कॉमन मेथड तमाम चाइल्ड क्लासेस अपने पास इंप्लीमेंट करती हैं जब वो अपनी क्लास की इंप्लीमेंटेशन कर रही होती हैं, जब वो अपनी बेस क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं, ठीक है। तो वहां पर हर चाइल्ड क्लास उसका अपना इंप्लीमेंटेशन मेथड देती है, लेकिन मेथड का नाम कॉमन होता है। तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म बाय इनहेरिटेंस। सिमिलरली हमारे पास पाइथन में कई बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं जिनका बिहेवियर या जिनकी इंप्लीमेंटेशन चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट जो हम पास कर रहे हैं उसको, या बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स जो हम उसको पास कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं स्ट्रिंग की, तो लेंथ जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं इस फंक्शन को जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है। अगर हम एक लिस्ट पास करते हैं किसी लेंथ के मेथड को, तो ये फिर उस लिस्ट की लेंथ बताता है आपको कि क्या है। तो इसका बिहेवियर स्ट्रिंग के लिए चेंज है और लिस्ट डेटा टाइप के लिए चेंज है। सिमिलरली पॉलीमॉर्फिज्म को बाय फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि पहली जो टाइप थी पॉलीमॉर्फिज्म की, पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड using following mechanism in Python। पाइथन में हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, बाय इनहेरिटेंस
ठीक है। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 by built-in function, using built-in function. Number 3, using functional polymorphism, using इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर या यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड द बाय इनहेरिटेंस जो हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, इसको दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहते हैं यूजिंग कस्टम फंक्शन, और इसको हम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ ये सब चीजें क्या होती हैं। जो बाय इनहेरिटेंस हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, ये अच्छा, अब हम ये सब काम करेंगे कैसे, इसके लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, और हम वन बाय वन चलते हैं और इनको हम करते चले जाते हैं। एक और तरीका है पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का, उसको डक टाइपिंग भी कहा जाता है। इन पाइथन स्पेसिफिक है, इसको कहते हैं डक टाइपिंग। You can Python polymorphism can be achieved using following mechanism in Python. वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, by inheritance, and that is also called method overriding, and using built-in functions भी आप अचीव कर सकते हैं polymorphism को, and using custom functions भी, जो आप अपने फंक्शन बनाते हैं, या user defined functions, custom functions are also called custom or user defined functions. Okay, and by duck typing में भी आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, चलें जी, सबसे ईजीएस्ट वे पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का। लेट्स सी जी, मेरे पास एक वेरिएबल है टेम्प। पॉलीमॉर्फिज्म में एक वर्ड याद रखिएगा, मैनी फॉर्म्स ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मैनी फॉर्म्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की डिफरेंट फॉर्म्स, different varieties of the same thing is called polymorphism. Okay, now temp एक वेरिएबल है, temp लेट्स से मैंने लिया, अब ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूं, इसका नाम मैं रख रहा हूं हेलो वर्ल्ड। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कराया हेलो वर्ल्ड। अब हम हेलो वर्ल्ड की एक और हमने फंक्शन लिया लेन का, और इसमें हमने टेम्प यानी कि उसकी लेंथ हमने कैलकुलेट की। तो ये आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बता रहा है, अब आप प्रिंट करा सकते हैं। चलिए जनाब, इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 10 प्रिंट हो गया, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो प्रिंट हो गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट 1 नाम रखते हैं एक वेरिएबल का, और उसमें हम फ्रूट, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब ये हमने 3 फ्रूट्स लिए। अगर हम ये इस एक लिस्ट ली जिसमें हमने 3 फ्रूट्स को कंटेन किया है, या 3 फ्रूट्स जो है हमने उस लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, या आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 3। अब अगर हम क्या करें कि इसी लेंथ के मेथड को ही यूज़ करें और इस लिस्ट की लेंथ निकालें, तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ लिस्ट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ लिस्ट 1। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट करते हैं हम, तो हमारे पास लेंथ ऑफ लिस्ट 1 यहाँ पर आ गई। अब हम प्रिंट करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया
बल्कि इसको पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, अब प्रिंट करते हैं। तो देखें ये मेथड सेम है, सेम मेथड, सेम बिल्ट इन मेथड है पाइथन का, लेन। जब स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप पर अप्लाई हो रहा है, तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और उसकी लेंथ प्रिंट कर रहा है। बट सेम मेथड है, सेम बिल्ट इन मेथड len, when applied on list it will print number of items in the list, not the length of the number of items, no, the number of items in the list. Okay, but मेथड सेम है, लेंथ, यहां पर भी मेथड सेम है। तो चेंज क्या है इनमें, क्या चेंज है इनमें? इनमें चेंज पैरामीटर की डेटा टाइप है। जब आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप दी जाएगी लेंथ को, तो वो उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा। जब लेंथ के मेथड को आप लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट को प्रोवाइड करेंगे जो कि कस्टम डेटा टाइप है, जो कि कलेक्शन डेटा टाइप है पाइथन की, तो वो उसके नंबर ऑफ आइटम्स बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। वो हर आइटम की लेंथ नहीं बताएगा आपको कि 1 2 3 4 5 एप्पल में मौजूद है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें बनाना है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बताएगा। बल्कि क्या बताएगा कि लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स कितने मौजूद हैं, लिस्ट का साइज बताएगा आपको। तो ये आपने देखा कि सेम मेथड जब स्ट्रिंग पर अप्लाई हो रहा है डेटा टाइप पे, तो वो उसके कैरेक्टर्स बता रहा है, ठीक है। सेम बिल्ट इन मेथड देन व्हेन अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग इट विल प्रिंट और इट विल रिटर्न number of characters, okay, and but when the same method is applied on list it will return the number of items in the list. Okay, method same, data type different, parameter different, method same, parameter different. This concept is called polymorphism. इसी चीज को this is called polymorphism. Same method name but different or different implementations or output or behavior is called polymorphism. ठीक है, तो ये एक बिल्कुल जर्नल और बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया कि पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आपको बिल्ट इन फंक्शंस जो पाइथन के हैं उनके अंदर भी मिलती है। ऑल्दो के पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें जितने भी मेथड्स और जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का ही पार्ट हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का ही हिस्सा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो इसलिए इसमें हमें पॉलीमॉर्फिज्म का भी एक इसमें फ्लेवर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये एक फ्लेवर है पॉलीमॉर्फिज्म का जो कि पाइथन हमें देती है बाय यूजिंग इट्स बिल्ट इन फंक्शंस के। ठीक, तो एक थोड़ा सा एक आपकी बेस क्लियर हुई, एक समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ यार ये पॉलीमॉर्फिज्म इस तरह की चीज है कि इसमें मेथड का नाम कॉमन होगा, कॉमन मेथड होगा, कोई कॉमनैलिटी होगी, लेकिन उस कॉमनैलिटी की इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। मेथड कॉमन होगा, बिहेवियर कॉमन होगा, कैट कैन स्पीक, डॉग कैन स्पीक, काउ कैन स्पीक, गोट कैन स्पीक, डक कैन स्पीक,
but implementation of the each method is different. So that's why we are saying कि इसकी मल्टीपल फॉर्म्स हैं। स्पीक के मेथड की ही मैनी फॉर्म्स हैं। मेथड स्पीक ही है, बट क्योंकि उसकी इंप्लीमेंटेशन चेंज हो रही है ड्यू टू द कॉन्टेक्स्ट, सो दैट्स व्हाई, या ड्यू टू द ऑब्जेक्ट, so that's why it has many forms. Okay, same method has many forms. तो ये चीज आपने याद करनी है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब हम चलते हैं कि जी पॉलीमॉर्फिज्म को एक तो तरीका ये हो गया कि हमने इसको जनाब बिल्ट इन डेटा टाइप्स के थ्रू हमने इसको अचीव कर लिया। अब एक और तरीका भी है जिसके थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हैं, वो है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पर एक फंक्शन बना दूं। लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, और उसका नाम मैंने रखा ऐड, और उसमें मैं 2 पैरामीटर्स आपसे ले रहा हूं। ठीक है जी, और मैं आपको रिटर्न करता हूं कि जब भी ये 2 पैरामीटर्स आपको यहां रिसीव होंगे और ऐड का मेथड कॉल होगा, तो वो क्या करे, इन 2 मेथड्स को ऐड कर दे, प्लस बी ऐड कर दे, ये काम करे जनाब। ठीक है जी, ये आपको रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स। अब लेट से मैं ये लिखता हूं प्रिंट मींस I'm going to call this function by passing 2 numeric numbers or 2 integers. So in that case जो इसका बिहेवियर होगा वो क्या होगा कि ये उन 2 नंबर्स को ऐड कर देगा और उसका सम मुझे रिटर्न कर देगा। ऐसा ही होगा ना, यही इसका एक नजर आ रहा है बिहेवियर होगा। मेथड क्या है? ऐड का मेथड है, बट क्या कर रहे हैं, जब हम इसको इंटीजर नंबर पास करेंगे तो ये उन 2 इंटीजर्स नंबर्स को ऐड कर देगा। इवन ये कि अगर मैं इसको 2 फ्लोट नंबर भी पास करूं या डबल नंबर भी पास करूं तो उनको भी ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा और उसका सम मुझे रिटर्न कर देगा। अब कैसे होगा ये काम देखें। अब मैं क्या करता हूं जी, इस ऐड के मेथड को मैं कॉल करता हूं, तो मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट ऐड का मेथड मैंने कॉल किया और उसको मैंने पास किया 2 फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट आर्गुमेंट, एंड 3 सेकंड आर्गुमेंट। ये 2 जो है, ये जब प्रिंट का मेथड एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट के मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ऐड को कॉल कर रहा हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये कह सकता हूं कि द सम ऑफ ए एंड बी नंबर्स, वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है जनाब। ठीक है, हमारे पास यहां पर ये मेथड मैंने कॉल किया। अब मैंने जब उसको ऐड के मेथड, सेम मेथड को 2 नंबर्स पास किए तो वो उन दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है और उसका सम रिटर्न कर रहा है आपको। कैसे, ये देखें, सम क्या आया इसका, 5 आया। ठीक है, अच्छा अभी मैं उसको प्रोग्राम को यहाँ पे मैं 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स जो हैं इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब मैंने इस मेथड ऐड को 2 नंबर्स पास किए तो इसने इनका सम कर दिया और मुझे सम रिटर्न कर दिया। अच्छा अब मैं एक जरा चेंज करता हूं, मेथड सेम है, मेथड सेम ही रहेगा, लेकिन मैं टाइप चेंज कर दूंगा वेरिएबल्स की। तो पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यू हैव टू ट्रिगर समथिंग, यू हैव टू चेंज समथिंग। तो जो चेंजेस हैं वो किस चीज की आएंगी, या तो पैरामीटर्स की डेटा टाइप्स चेंज होंगी, नंबर 1, जैसे कि हमने लेन के केस में देखा, जब हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे बिल्ट इन फंक्शन लेन को यूज करके, स्ट्रिंग पे जब अप्लाई हो रहा है डेटा टाइप पे तो उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है, जब लिस्ट पे अप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ आइटम्स को प्रिंट कर रहा है, बता रहा है उस पर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। सिमिलरली यहां पर जब मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन इंप्लीमेंट करता हूं और उसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स रिसीव कर रहा हूं और उन दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूं, लेट से मैं ये करता हूं कि मैं उन 2 पैरामीटर्स को पहले नंबर्स पास करता हूं, एज अ नंबर रिसीव करवाता हूं यहां पर, और तो उन दोनों नंबर्स का सम करके मुझे प्रिंट करके दिखा रहा है। ये 5 मुझे प्रिंट करके उसने दिखा दिया। अच्छा अगर मैं इसको CLS करता हूं और
इसको कमेंट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को ज़रा दोबारा चलाते हैं। अच्छा ये जी मेरे पास दो नंबर्स गए ए एंड बी और उनका सम मेरे पास प्रिंट हो गया। अच्छा मैं इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं सेम द कॉन्केटिनेशन, इसको हम ये कह सकते हैं द कंबाइंड स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बी इज। अब मैं कंबाइन स्ट्रिंग प्रिंट करवाने जा रहा हूं ए और बी का, और वो कैसे, ऐड, यही सेम मेथड कॉल करूंगा बट इसमें मैं हेलो फर्स्ट पैरामीटर पास किया और वर्ड सेकंड पैरामीटर पास किया मैंने। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं प्रोग्राम को। तो क्या हुआ कि जब मेरा पहला मेथड कॉल हुआ सेम नेम के साथ, पैरामीटर्स न्यूमेरिक थे, पैरामीटर्स इंटीजर थे, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या हुई, मेथड की इंप्लीमेंटेशन क्या हुई कि उसने उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया, उसका सम मुझे रिटर्न कर दिया। ये सब मेरे पास प्रिंट हो गया 5 की फॉर्म में। लेकिन जब मैंने इसी मेथड को, सेम मेथड को कॉल किया और उसमें डेटा टाइप चेंज कर दी, दोनों पैरामीटर्स की क्या कर दी, स्ट्रिंग डेटा टाइप कर दी, तो उसने उन दोनों स्ट्रिंग्स को क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, और कॉन्कैटिनेट करके मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। तो ये भी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है कि जहां पे ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर overloading. That is called what? Operator overloading. What is operator overloading? When an operator performs different functions based on the type of parameters, जो पैरामीटर्स की टाइप है उसकी बेस पे ऑपरेटर अपना बिहेवियर चेंज कर ले, अपना फंक्शन चेंज कर ले, एक डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। मैंने यहां जब मैं रिटर्न कर रहा हूं a प्लस बी, तो यहां मैं ऑपरेटर को चेंज नहीं कर रहा हूं, ऑपरेटर प्लस का ही यूज कर रहा हूं। लेकिन आप ये देखें, जब प्लस के ऑपरेटर को दो न्यूमेरिक नंबर्स मिलते हैं तो वो उन दोनों को ऐड कर देता है और उसका सम आपको रिटर्न करता है। लेकिन जब इसी ऑपरेटर को दो स्ट्रिंग्स मिलते हैं तो ये उनको ऐड नहीं करता, उनका सम नहीं रिटर्न करता, बल्कि क्या करता है, उनको कॉन्कैटिनेट कर देता है। सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक ऑपरेटर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस आपको परफॉर्म करके डिफरेंट वेज के अंदर आपको आउटपुट दे रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म, मेनी फेसेस, मल्टीपल फॉर्म्स बेस्ड ऑन सम ट्रिगरिंग कंडीशन। वो ट्रिगरिंग कंडीशन ये है, मैं ट्रिगर कैसे कर रहा हूं पॉलीमॉर्फिज्म को, कि मैं डेटा टाइप चेंज कर रहा हूं, जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं उनकी डेटा टाइप यहां पे चेंज कर रहा हूं, तो मेरा ऑपरेटर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो ये बिल्कुल एक बुनियादी चीज है जो पॉलीमॉर्फिज्म आपने समझने की कोशिश करनी है, इसको समझना है इसी तरीके से कि भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन ये क्या होती है भला, किस भला का नाम है, ये चीज है। ठीक, अच्छा जी, अब एक और जरा पॉलीमॉर्फिज्म का एक और जरा हम नजारा देखते हैं, वो कैसे, वो क्या होता है जी। अब हम क्या करते हैं कि प्रिंट मैंने किया, अब मैं क्या करूंगा, द कंबाइंड लिस्ट ऑफ ए एंड बी इज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना तो स्ट्रिंग पास कर रहा हूं इसको, ना मैं इसको दो नंबर्स पास कर रहा हूं, बल्कि इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड के मेथड को मैं दो लिस्ट पास कर रहा हूं। पहली लिस्ट है 1,2, सेकंड जो लिस्ट पास कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं 3,4। अब ये भी एक लिस्ट है जो फर्स्ट पैरामीटर है
वो भी फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो भी एक लिस्ट है, जो सेकंड आर्गुमेंट है 3 एंड 4 ये भी एक लिस्ट है। अब जब लिस्ट यानी कि 1 और 2 ये जो दो आइटम है एक लिस्ट के अंदर, ये जब रिसीव होंगे ए के अंदर, और 3 और 4 जो दो आइटम है ये रिसीव होंगे बी के अंदर, तो रिटर्न क्या होगा? ए प्लस बी। यानी कि जब आपने दो लिस्ट्स को कंबाइन करना होता है तो उसको आप प्लस के ऑपरेटर से कंबाइन कर सकते हैं। अगेन यहां पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है, और प्लस का ऑपरेटर ये डिटेक्ट कर रहा है कि मेरे को रिसीव क्या हुआ है, मेरे ऑपरेंड्स क्या हैं, मेरे ऑपरेंड्स क्या हैं। अगर मेरे ऑपरेंड्स इंटीजर नंबर हैं, फ्लोट नंबर हैं, तो मुझे उनको ऐड करना है। ये एक ऑपरेंड ए है, एक ऑपरेंड बी है। ये प्लस का ऑपरेटर ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, अगर मेरे ऑपरेंड्स स्ट्रिंग हैं, पहला भी स्ट्रिंग है दूसरा भी स्ट्रिंग है, तो मैंने उनको कॉन्कैटिनेट करना है। अगर मेरे ऑपरेंड्स लिस्ट हैं, पहला भी लिस्ट है दूसरा भी लिस्ट है, तो मैंने उन दोनों को क्या करना है? मर्ज करना है। दैट इज कॉल्ड लिस्ट मर्जिंग। That is called string concatenation. And this is very simply simple addition. Simple addition. Addition of numbers. Simple. Okay? So this is called list merging. अब मैं अगर इस आउटपुट को प्रिंट करवाता हूं, लेट से पहले मैं इसको क्लियर करते हैं हम। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखें क्या आउटपुट आता है। ये क्या हुआ? एक कंबाइंड लिस्ट बन गई, एक लिस्ट मर्ज होकर हमारे सामने आ गई। जब हमने ऐड के मेथड को, सेम मेथड को जब हमने लिस्ट पास की, तो इसने ऑपरेटर ओवरलोडिंग ने ये देखा कि जी ये दोनों पैरामीटर जो मेरे पास आए हैं वो दोनों लिस्ट हैं, तो उसने उसको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। सो मेथड सेम है, पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, उनकी डेटा टाइप चेंज हो रही है, तो क्या हो रहा है? उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है मेथड का। जब उसको न्यूमेरिक नंबर पास हो रहे हैं तो उनको ऐड कर रहा है, जब उसको स्ट्रिंग पैरामीटर्स पास हो रहे हैं तो उनको कॉन्केटिनेट कर रहा है, जब उनको लिस्ट के पैरामीटर्स पास हो रहे हैं तो वो लिस्ट वो उनको मर्ज कर रहा है। इसमें एक और फीचर जिसको हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है इसमें, जो कि एक्चुअली हमें पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करके दे रहा है, वो ये प्लस का ऑपरेटर है जो कि यहां पर ओवरलोडेड है। दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोड का मतलब यह है कि हमने प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है, उसके ऊपर दो जिम्मेदारियां और हमने डाल दी हैं। पहली जिम्मेदारी तो उसकी ये थी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी प्लस के ऑपरेटर की, कि दो नंबर्स को ऐड करो। सिंपल कॉमन, हम शुरू से क्लास 1 से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एडिशन के लिए प्लस का ऑपरेटर होता है और वो दो नंबर्स को ऐड कर देता है। हमने उसके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लगाई कि जब तुम्हें दो स्ट्रिंग रिसीव हो एज अ ऑपरेंड, तो तुमने क्या करना है? उन दोनों को कॉन्केटिनेट करना, उनको ऐड नहीं करना, उनको क्या कर देना? कॉन्केटिनेट करना। ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। सो हमने क्या कर दिया? उसको ओवरलोड कर दिया। फिर एक और ओवरलोड किया हमने, क्या किया? उसको उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि जब तुम्हें दो लिस्ट पास हो, इस तरीके से जब तुम्हें दो लिस्ट मिले और प्लस का ऑपरेटर बीच में, तो वो उन दोनों लिस्ट को क्या कर देगा? मर्ज कर देगा। तो ये को रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक ही मेथड है, एक ही फंक्शन है, एक ही बिहेवियर है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, फॉर्म चेंज कर रहा है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी यू कैन अचीव polymorphism using operator overloading. In simple functions. ठीक है, आप सिंपल फंक्शंस बनाएं और उसमें आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि जी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मल्टीपल फॉर्म्स किसी भी चीज की, वो कोई भी चीज़ अपना बिहेवियर कैसे चेंज करती है, अपनी इंप्लीमेंटेशन चेंज करती है, या तो डेटा टाइप चेंज हो जाए, या वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, या पैरामीटर्स चेंज हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, या जिसको हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, कैसे अचीव कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं। ठीक है, हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है जी, तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से
पॉलीमॉर्फिज्म को बाय इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास एनिमल। लेट्स से हमारे पास एक एनिमल की क्लास है और उसमें एक मेथड हम डिफाइन करते हैं स्पीक का। ठीक है, और उसमें हम प्रिंट करते हैं एनिमल कैन स्पीक। ठीक है जी, ये हमारी एक क्लास हो गई। लेट्स से हम एक दूसरी क्लास डिफाइन करते हैं, वो चाइल्ड क्लास लेते हैं, वो लेते हैं हम कैट, और उसमें हम एनिमल को एज अ बेस क्लास लेते हैं। अब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये बता चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर हम करते क्या हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जिस तरह रियल वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स होती हैं, हम रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं। उसके कई तरीके हैं रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के। पहला तरीका कहलाता है जिसको हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस। आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करके भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो क्लासेस के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्यों बिल्ड की जाती है? ताकि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कर सकें, आपस में इंटीग्रेट हो सकें, आपस में रिलेशन बिल्ड करके कोई काम, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई टास्क अचीव कर सकें। अब एक तो तरीकेकार था इनहेरिटेंस के थ्रू आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर ली। दूसरा होता है कंपोजिशन, टाइट कपलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, व्हाट, एग्रीगेशन। फिर चौथा होता है जिसको हम एसोसिएशन कहते हैं। तो एसोसिएशन और एग्रीगेशन बोथ आर लूज कपल्ड वे ऑफ बिल्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, and inheritance and composition is a you can say that it's a tight coupling method to achieve relationship between two classes or two objects. Okay, so this is the way कि हम एक रियल वर्ल्ड के सिनेरियो को, एक रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को, जिस तरह रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिलेशनशिप्स में बाइंड हुए होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कोड कर सकते हैं, उनको प्रोग्रामेटिकली, उनको, उनके फंक्शंस को, उनको सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी ब्यूटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जी हम पॉलीमॉर्फिज्म को देख रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने ये देखा कि जी एनिमल जो है एक बड़ी क्लास है, एक बिग पिक्चर है हमारे सामने। ठीक है, एक बहुत बहुत ही जेनेरिक, जिसे कहते हैं ना जनरलाइज्ड क्लास एनिमल है। अब एनिमल में सारे एनिमल आ सकते हैं। तो इसको जो जो बड़ी क्लास होती है, जिसमें जिसे कहते हैं ना कि जो जिसमें बहुत सारे आपको वैरायटीज, बहुत सारी टाइप्स मिल सकती हैं, कॉमनैलिटीज मिल सकती हैं, तो वो फिर जनरल क्लास कहलाती है। और उसकी स्पेशलाइज क्लासेस क्या क्या होंगी? जैसे कि कैट, कैट एनिमल की एक स्पेशलाइज क्लास है, स्पेशलाइज क्लास है। क्या डॉग कैट हो सकता है? नहीं। क्या टाइगर कैट हो सकता है? नहीं। क्या लाइन कैट हो सकता है? नहीं। क्या एलिफेंट कैट हो सकता है? नहीं। ये है वो स्पेशलाइजेशन, ये है वो स्पेशलाइजेशन कि जो कैट के अंदर है। लेकिन कैट भी एनिमल है, कैट इज अ एनिमल। ये देखें, आई ना बात, क्योंकि मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रहा हूं, तो मैं अब कह सकता हूं कैट इज अ एनिमल, डॉग इज अ एनिमल, टाइगर इज अ एनिमल, एलिफेंट इज अ एनिमल। ठीक है, बट टाइगर इज नॉट कैट, लाइन इज नॉट कैट, डॉग इज नॉट कैट। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज क्लास होती है वो, उसको आप फर्दर सब क्लास नहीं कर सकते, वो अपनी हायरार्की की सबसे लास्ट क्लास होती है। आप कैट को आप उसको डॉग नहीं इनहेरिट करवा सकते आप। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली तो आप कर सकते हैं ऐसा, बट वो फिर आपको फिजिकली सही प्रॉब्लम मैप हुआ हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली या फैक्चुअली वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक, चले हम कहीं और निकल गए, बट दोबारा से कम टू द पॉइंट कि जी हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमने क्या किया, कैट एनिमल बेस क्लास थी। अब जैसे हमने बताया कि अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत, ये एबिलिटी तमाम जानवरों में रखी है कि वो बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक। ओके, तो अब हम चलते हैं स्पीक। अच्छा, अब इसमें जब हमने इसको इसने इंटेलिजेंस और ऑटोमेटिकली इसने ये कोड जनरेट कर दिया। देखें, इसने सुपर का मेथड, एक स्पेशल मेथड को यूज़ किया है। ये कब यूज़ होता है कि जब आप किसी बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो और चाइल्ड क्लास के मेथड में मौजूद हो, तो आप सुपर के मेथड के थ्रू उसके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। बट हम अभी पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि हम इस स्पेशल क्लास की इसकी अपनी इंप्लीमेंटेशन देंगे, ताकि हम इसको सिमुलेट कर सकें पॉलीमॉर्फिज्म में। वो कैसे सिमुलेट करेंगे? यहां पे हम इंप्लीमेंटेशन चेंज कर देंगे। इंप्लीमेंटेशन चेंज कैसे करेंगे? कैट
से कैसे कहती है म्याऊ, आई डोंट नो क्या स्पेलिंग होती है, बट चल यही ले लेते हैं। ओके अच्छा जी, अब हम एक और क्लास लेते हैं, उसका भी पेरेंट हमारा एनिमल ही होगा, वो हम लेते हैं डॉग की। ओके तो ये क्या हुआ कि मेथड सेम है, पॉलीमॉर्फिज्म स्पीक का मेथड है तीनों क्लासेस में। एनिमल की क्लास में भी स्पीक का मेथड है, कैट की क्लास में भी स्पीक का मेथड है, डॉग की क्लास में भी स्पीक का मेथड है। लेकिन इन मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन चेंज है, फॉर्म चेंज है। जब कैट की क्लास का स्पीक का मेथड कॉल होगा तो वो कहेगा कैट से मियाओ, लेकिन जब डॉग की क्लास का स्पीक का मेथड कॉल होगा तो वो कहेगा डॉग से वुफ। जब एनिमल की क्लास का स्पीक का मेथड कॉल होगा तो वो कहेगा एनिमल कैन स्पीक। तो इंप्लीमेंटेशन चेंज हो गई, मेथड की इंप्लीमेंटेशन चेंज हो गई हर क्लास में, लेकिन मेथड का नाम सेम है, बिहेवियर सेम है। हर एनिमल बोलता है, एवरी एनिमल कैन स्पीक। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं और अब इसको हम जरा प्रिंट करा के देखते हैं ये कैसे हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे हैं हम यहां पर। सो इसको हम कह सकते हैं, यहां पर मैं इसको ये कह सकता हूं दैट इज पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिक, और अच्छे स्टाइलिश लैंग्वेज में बोले इसको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ये भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है, सॉरी। ये भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है आपका। ठीक है जी, कैसे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर होगा। अब मैं यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं एनिमल के नाम से। एनिमल के नाम से लेते हैं और लेते हैं जनाब हम पहले कैट का एनिमल। ये हमने एक ऑब्जेक्ट कॉल किया कैट, और अब मैं एनिमल की वैल्यू प्रिंट कराता हूं डॉट डॉट स्पीक। जब मैंने कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको एनिमल के वेरिएबल को असाइन किया, तो अब एनिमल का वेरिएबल जो स्पीक का मेथड कॉल कर रहा है वो क्या प्रिंट करेगा। अगर मैं पहले इसको स्क्रीन करता हूं, स्क्रीन को, अब वो कह रहा है कैट से म्याऊ। क्यों कैट से म्याऊ कह रहा है? वो एनिमल का जो वेरिएबल है वो एनिमल कैन स्पीक क्यों नहीं कह रहा? वो इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो कैट का किया है और वो वैल्यू अपने एनिमल को असाइन कराई। ठीक है, अब एनिमल, अब हम क्या करते हैं, एनिमल का ही वेरिएबल होगा लेकिन इसके ऊपर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और मेथड जो है वो एनिमल का डॉट स्पीक ही यूज होगा। ठीक है, मेथड सेम है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन चेंज हो रही है। कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। जब कैट का ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है एनिमल को तो वो म्याऊ कह रहा है, जब डॉग का ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है एनिमल को तो वो वुफ कह रहा है। तो इंप्लीमेंटेशन मेथड की चेंज हो रही है बिकॉज वी आर चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू द सेम बेस क्लास एनिमल। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स डॉग भी और कैट भी जो बिलोंग कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, वो उनका पेरेंट सेम है। ये एनिमल है, ये भी एनिमल है, बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड, और मेथड भी सेम है, स्पीक। ये भी स्पीक कर सकता है डॉग, कैट भी स्पीक का मेथड यूज कर सकती है, लेकिन कैट के मेथड के अंदर स्पीक की डेफिनेशन, स्पीक की इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। डॉग के पर्सपेक्टिव में, डॉग के ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीक की इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है, एनिमल के अंदर स्पीक की इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है। सो दोज आर डिफरेंट implementations of the same method. Where the method name is same, method name is not changed. I am not saying that कि we are saying here कि dog speak,
आई कैन राइट इट एज वेल, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं ना, डॉग अंडरस्कोर स्पीक और कैट अंडरस्कोर स्पीक, लेट्स से वी कैन राइट इट एज, ओके, एंड वी कैन से दैट एनिमल। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। हमने फिर यहां पर इंप्लीमेंटेशन में यहां पे मेथड कॉल करते हुए हमें चेंज करना पड़ेगा। यहां पर हम कहेंगे कि कैट के जब हम कॉल करेंगे तो हम कहेंगे कैट स्पीक, और यहां पे जब हम करेंगे कॉल तो यहां पे कहेंगे हम क्या, डॉग स्पीक। अब मुझे एक बात बताएं आप, अब एक चीज है जो कि वैसे तो सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रोग्राम को चलाएं चलेगा और आपको यही प्रिंट होगा जो पहले प्रिंट हुआ था, कैट से म्याऊ एंड डॉग से वुफ, ठीक है। बट एक डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ये आ गया कि अब आपको दो सेपरेट मेथड याद करने पड़ेंगे। पहले क्या था, आपका मेथड नेम सेम था, आपको एक ही मेथड याद करना था, यानी डॉग भी बोलेगा, कैट भी बोलेगी, डक भी बोलेगी, एलिफेंट भी बोलेगा, टाइगर भी बोलेगा, लायन भी बोलेगा, सबके लिए एक ही कॉमन मेथड था स्पीक का, जो आपको एक ही याद करना पड़ता है। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। आपने जेनेरिक कोड लिखा, आपने फ्लेक्सिबल कोड लिखा, जब आप ये कोड किसी और दूसरे प्रोग्रामर के साथ शेयर कराएंगे तो उसको बहुत सारे मेथड याद नहीं करने होंगे कि पता चला वो कैट की क्लास में गया तो वो अब स्पीक का मेथड ढूंढ रहा है, कैट का स्पीक का मेथड कौन सा है। ओ भाई सिंपल करें, स्पीक। डॉग की क्लास में गया तो डॉग का मेथड ढूंढना शुरू हो गया, भाई डॉग का कौन सा मेथड है, भाई डॉग स्पीक, ठीक है। काउ की क्लास में गया था, कॉ नहीं, काउ स्पीक, एलिफेंट स्पीक, लाइन स्पीक, यहां पर क्या हुआ, स्पीक। ये है वो कॉमनैलिटी जो आपने अचीव कर ली पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। इंप्लीमेंटेशन चेंज है हर एक की, ये बिल्कुल एग्रीड है इस चीज के ऊपर। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जब हम इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास को, उसमें आपको सेम मेथड डिफाइन करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ये चीज चेंज कर सकते हैं, और सेम मेथड रखते हुए आप उसको मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, ये आपको पता है कि जब भी सेम मेथड आपके पास पेरेंट और चाइल्ड में डिफाइन होता है, तो अगर चाइल्ड क्लास उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन देता है तो वाया ओवरराइड, यानी कि फिर एनिमल क्लास का पेरेंट क्लास का स्पीक का मेथड कॉल नहीं होता, चाइल्ड क्लास का वो मेथड कॉल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड where cat class is overriding speak method its parent क्लास एनिमल। ओके, ये है जो आप मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे हैं। पहले जब हम ऊपर जब हम फंक्शंस को देख रहे थे तो वहां पर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हमने क्या किया हुआ था, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव किया था। उससे पहले हमने क्या देखा, बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे हैं। सेम मेथड इंप्लीमेंटेशन डिफरेंस आ रहा है। कब डिफरेंस आ रहा है, यानी परफॉर्म डिफरेंट कब कर रहा है मेथड या फंक्शन, कि जब हम उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनकी डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, उनकी टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है कि यहां पे सेम मेथड है, ठीक है, स्पीक का ही मेथड है, बट क्या हो रहा है कि ये अपनी डेटा टाइप कब चेंज कर रहा है, जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कि हम उसमें ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो वो मेथड अपनी इंप्लीमेंटेशन चेंज कर रहा है। कैट का मेथड कॉल कर रहा हूं तो वो म्याऊ कह रहा है, जब मैं डॉग का मेथड कॉल कर रहा हूं डॉग से, यानी डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एनिमल को असाइन करके जब स्पीक का मेथड कॉल कर रहा हूं तो वो वूफ कह रहा है। सो दीज आर डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम मेथड। तो हमारे पास ये चीजें सामने आ गई हमारे पास कि हम किस किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा ये है कि मैं अगर समरी लिखूं तो वी आर
polymorphism using inheritance by creating different child objects and calling and then calling same overrided methods using specific child class reference, child object reference। तो हम ये देखें यहां पे कैट के अंदर जब हम ये चाइल्ड क्लास है किसकी, एनिमल की, इसका रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम स्पीक का मेथड कॉल कर रहे हैं डिफरेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को थ्रू कैट के थ्रू कर रहे हैं स्पीक का मेथड, फिर डॉग के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। स्पीक का मेथड जब कॉल होता है कैट के ऊपर तो वो कैट से म्याऊं, जब ये करते हैं इसको आप डॉग के ऊपर तो वो साउंड अपना चेंज कर लेता है। ठीक, तो ये हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन आ गई पॉलीमॉर्फिज्म की। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, एक और थी, पहली तो चले ये हो गई, या 1 कर लें 2 कर लें, एक ही बात है, मैं आपको समरी दे रहा हूं इस वक्त। दूसरी क्या थी कि बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म using built-in functions, for example len on a string and len on list। okay, third we can achieve polymorphism using custom or user defined function by implementing ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, यही हमने अभी तक देखा है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड डिफरेंट पैरामीटर्स and different types of parameter. When we were using over there the string data type, so that function was concatenating both of these strings, and when we were passing the numeric numbers or the integer, तो वो फंक्शन क्या कर रहा था, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा था, और जब हम उसके अंदर लिस्ट को पास कर रहे थे तो वो लिस्ट को क्या कर रहा था, मर्ज कर रहा था। तो ये अभी हमने 3 टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म देख ली अभी तक। ठीक है, एक और टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, उसको कहते हैं डक टाइपिंग। ये अब हम आते हैं इसके ऊपर, डक टाइपिंग क्या होती है पाइथन में, दैट इज कॉल्ड डक टाइपिंग। डक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर कोई भी चीज डक की तरह बोलना शुरू हो जाए, डक की तरह बोलना शुरू हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट ये है एज अ डक टाइप। देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये कहते हैं कि जी थ्योरी कहती है पाइथन की कि अगर कोई भी चीज डक की तरह बोलना शुरू हो जाए
डक की तरह बिहेवियर्स देना शुरू हो जाए, इम्प्लीमेंटेशंस देना शुरू हो जाए, जैसे डक जो है स्विम करती है, जैसे डक जो है बोलती है। अगर कोई भी क्लास, चाहे वो एरोप्लेन की क्लास हो, चाहे वो ह्यूमन की क्लास हो, चाहे वो डॉग का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कैट का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो ये दो मेथड दे देता है डक की तरह, लेट्स से मैं ये कहता हूं डक के दो मेथड्स हैं जी, डक के दो बिहेवियर्स हैं। नंबर वन, डक का मेथड नंबर वन है क्वैक, ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं कि जी डक टाइपिंग में हमने कहा पॉलीमॉर्फिज्म इज अ डक टाइपिंग। अब मैंने क्या किया कि भाई अगर डक का एक मेथड है क्वैक, दूसरा मेथड है डक स्विम, अगर कोई भी क्लास, whether it is a duck class, whether it is a dog class, whether it is a let's say जी cat class, if both of these dog and cat class are implementing both of these methods, then we can say that dog and cat are also duck. That is called duck typing. duck typing क्या है? वो ये कहते हैं कि अगर आपकी क्लास, ये मैटर नहीं करता कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये मैटर नहीं करता कि वो किस टाइप की क्लास है, अगर वो क्लास, अगर वो ऑब्जेक्ट वो मेथड्स इंप्लीमेंट कर रहा है कि जो आप चाहते हैं कि ये फंक्शनैलिटी ये क्लास में हो, देन वो क्लास डक टाइपिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट कर लेगी। वो कैसे करेगी? अब इसके एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं कैसे, ये क्या आपको इसका फायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है डक टाइपिंग का। देखें, पहली चीज ये कि हम एक क्लास बनाते हैं। अब यही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, अभी जाहिर है एकदम से आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे तो फिर समझना आसान हो जाएगा। एक क्लास है, उसका नाम है डकलेट से, उसमें एक मेथड है उसका नाम है क्वैक प्रिंट क्वैक। एक और मेथड, एक और क्लास है, उसका नाम है डॉग। अब ये दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं, ठीक है। लेकिन देखें किस तरीके से ये पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगी बाय डक टाइपिंग। अब देखिएगा ये कैसे होगा काम, देखिएगा अभी। डेफ एंड वी कैन से दैट बाक प्रिंट बाक, ओके। ना अब हम क्या कर रहे हैं, एक और हम फंक्शन बनाते हैं। अब ये हम दो क्लासेस हमने डिफाइन कर ली, डक क्लास और डॉग क्लास, ठीक है। डक के अंदर एक मेथड है क्वैक का, डॉग के अंदर एक मेथड है बार्क का, ठीक है। अब मैं एक और मेथड, अब मैं बिल्कुल क्लास, दोनों क्लास की डेफिनेशन से बाहर आ गया हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, उसका नाम है मेक साउंड। एक वेरिएबल लिया एनिमल का पैरामीटर के तौर पे, ठीक है जी। और एनिमल डॉट आई वुड से कि जी ये क्या कॉल करेगा, क्वैक को कॉल करेगा। अब हम क्योंकि डक टाइपिंग पढ़ रहे हैं तो हम क्वैक को मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है जी। कैसे? अब मैं यहां आया और मैंने क्या किया, डक का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने एनिमल असाइन किया, व्हाट, डक। अब मैं जब डक का मेथड, मैंने डक का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, एनिमल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेक साउंड को कॉल करूंगा और उसमें ये एनिमल का मैं पैरामीटर पास कर दूंगा। अब जब मैं एनिमल का पैरामीटर मेक साउंड को पास करूंगा तो ये मेक साउंड का मेथड कॉल होगा
इस वक्त एनिमल के अंदर किसका, डक का रेफरेंस मौजूद है, ये डक का रेफरेंस यहां एनिमल में पास होगा और एनिमल क्या करेगा, क्वैक, यानी कि मेरा प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, क्वैक प्रिंट कर देगा, यानी कि इस क्लास का मेथड क्वैक कॉल हो जाएगा और ये क्वैक प्रिंट हो जाएगा। कैसे होगा ये देखें कैसे होगा। अभी मैं फिलहाल इनको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं, ऊपर जो मैंने ये बनाया एनिमल, ओहो ठीक है। अच्छा जी चलाएं जी प्रोग्राम। जब मैंने ये प्रोग्राम चलाया तो सिंटैक्स एरर आ गया। अच्छा जी आने दें। क्यों आया, क्योंकि मैंने डॉग की क्लास तो पहले डिफाइन की हुई है, तो वो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो मैं इसको कैट कह लेता हूँ, लेट्स से कैट भी क्लास मैंने डिफाइन की है, तो मैं इसको कह लेता हूँ टाइगर है। लाइन ले लेते हैं इसको, रॉ, ठीक है टाइगर रॉ। अब मैंने क्या किया जनाब, इसको प्रोग्राम को चलाया तो अभी भी मेरे पास आ रहा है। अच्छा बेसिकली क्या हो रहा है कि ये मैंने पास किया एनिमल को, एंड एनिमल के अंदर जब मैंने ये रेफरेंस पास किया है तो ये मेक साउंड का मेथड कॉल होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा जी चलाएं अब हम प्रोग्राम को। तो हमने प्रोग्राम को चलाया तो हमारे पास ये एरर आ रहा है। एरर हमारे पास कह रहा है कि अच्छा डक टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वॉज गिवन। अच्छा ठीक है ठीक है, उसके पास कोई पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है, तो डक में बेसिकली क्या हो रहा है कि उसका मेथड कॉल हो रहा है क्वैक का, ठीक है। हम जा रहे हैं यानी कि मेथड तो ये सही कॉल कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, जब भी हम कहते हैं कि क्लास के अंदर जब भी हमने मेथड डिफाइन करना है तो पहला आर्गुमेंट क्या रखना है, सेल्फ रखना है। ये जाएगा हमारे पास जो कि उस क्लास का रेफरेंस कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहलाता है। जब भी हम मेथड डिफाइन करेंगे तो पहली चीज़ पहला आइटम हम सेल्फ का डिफाइन करेंगे ना। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो देखें अब ये प्रोग्राम चल गया आपके पास। अच्छा इसको मैं क्लियर करता हूँ, स्क्रीन को दोबारा चलाते हैं। तो अब ये हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो डक की क्लास है और टाइगर की क्लास है, ये तो आपस के अंदर कोई इनके अंदर रिलेशनशिप है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। ये आपस में एक दूसरे को इनहेरिट कर रहे हैं, ना कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, ना कोई कंपोजिशन रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ना कोई एग्रीगेशन नजर आ रही है, ना कोई एसोसिएशन नजर आ रही है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट हमने क्या किया कि हमने हमने ये किया कि हमने एक कॉमन इंटरफेस डेवलप की, वो कॉमन इंटरफेस बनाई हमने। वो कॉमन इंटरफेस कैसे बनाएंगे, अब हम इन दोनों के दरमियान आपस में इंटरेक्शन कराने के लिए या हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए वो ये करेंगे कि जो क्वैक का मेथड आपके पास डक के अंदर है वही क्वैक का मेथड आप यहां पे भी डिफाइन कर दें। अगर फर्ज कर लें, चले मैं डिफाइन नहीं करता, पहले मैं आपको वैसे ही प्रोग्राम चला के दिखाते हैं। अभी आपके पास क्या हो रहा है, क्वैक का मेथड है। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं कि डक का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, एनिमल को असाइन कर रहा हूं और मेक साउंड का फंक्शन कॉल कर रहा हूं। मेक साउंड का फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी मेरे एनिमल के ऑब्जेक्ट में अंदर डक का रेफरेंस आया है तो ये डक का रेफरेंस यहां एनिमल में पास होगा और उसके बाद फिर मैं एनिमल डॉट क्वैक, तो जब मैं एनिमल डॉट क्वैक कर रहा हूं तो अब मेरे पास डक क्लास, क्योंकि ये डक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि यहां पे डक का रेफरेंस आया और मैंने फिर मेक साउंड का फंक्शन कॉल किया और उसमें मैंने यही डक क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट पास किया मेक साउंड को, जो यहां रिसीव हुआ और उसके बाद उसने जब ये मेथड कॉल किया अपना तो मेरे पास ये क्वैक कॉल हो गया। बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं क्या करूं कि मैं यही एनिमल का ऑब्जेक्ट लूं और यहां पर अब बजाय इसके कि मैं डक का मेथड कॉल करूं मैं टाइगर का मेथड कॉल करता हूं, एक या नहीं सॉरी टाइगर का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूं और एक रेफरेंस बनाता हूं। अब मैं क्या मेक साउंड करूं अगर एनिमल, ठीक है, यानी कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए डक को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अभी मैंने क्या किया, मैंने तो कोई चेंज किया ही नहीं है। आप ये देखें सिर्फ डक का मेथड था, उसको मैंने क्या कर दिया, आपका कमेंट आउट कर दिया डक के रेफरेंस को। मैंने क्या किया, टाइगर क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो एनिमल को असाइन किया, मेक साउंड का मेथड कॉल किया, फंक्शन कॉल किया जो यूजर डिफाइन था। अब उसके अंदर किसका रेफरेंस है, टाइगर का। अब जब ये टाइगर का रेफरेंस है तो जब यहां पे एनिमल
यानी कि टाइगर डॉट क्वैक कॉल होगा तो ये बताएं कि क्या ये प्रोग्राम चलेगा या एरर नहीं देगा। ये प्रोग्राम एरर दे देगा। ये प्रोग्राम एरर दे देगा कि टाइगर ऑब्जेक्ट डज नॉट हैज एन एट्रीब्यूट क्वैक, कि जो टाइगर ऑब्जेक्ट है उसके पास इस तरह का ना तो कोई एट्रीब्यूट है ना कोई एनिमल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं कि आप क्या करें, कोई भी क्लास हो, कोई भी दो क्लासेस अगर आप सेम बिहेवियर के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, सेम एट्रीब्यूट्स के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, तो वो भी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। इसको डक टाइपिंग कहा जाता है। यानी कि अगर मुझे इस प्रोग्राम को चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वैक का मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा भाई। सिंपली क्वैक का मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। टाइगर की क्लास के अंदर भी तो टाइगर भी क्या बन जाएगा, बत्तख बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपको इसने दी है। रोड, आप ये देखें, यानी अब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे, प्रोग्राम चल जाएगा और रोर प्रिंट करेगा। देखें, चल गया और रोर प्रिंट कर दिया। यानी आपने क्या किया, अगर आप किसी भी क्लास के कॉमन एट्रीब्यूट्स, यानी कि जब डक टाइपिंग करते हैं या आप पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आप ये देखें तो दोनों में क्वैक का मेथड मौजूद है, टाइगर में और डक में, लेकिन दोनों में कोई भी चीज कॉमन यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, मेथड को कॉमन कर दिया। तो जब आपके पास ये सिचुएशन हो कि ऑब्जेक्ट की टाइप मैटर नहीं कर रही, अब क्या हो रहा है देखें, ऑब्जेक्ट की टाइप मैटर नहीं कर रही। आप ये देखें कि अब ऑब्जेक्ट की टाइप मैटर नहीं कर रही, बल्कि क्या हो रहा है, वो कॉमन मेथड मैटर कर रहा है जो दोनों क्लासेस में मौजूद होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डक टाइपिंग। यानी कि अगर आपकी का कोई भी, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप ये देखें, इसको पहले CLS करें तो आपको पास क्या होगा, मेथड सेम कॉल होगा, यानी कि क्या, मेक साउंड का, और लेकिन उसमें एक दफा जब आप मेक साउंड कॉल करेंगे तो एनिमल का रेफरेंस क्या होगा, डक का होगा, उसका क्वैक मेथड कॉल होगा। जब दूसरी दफा मेक साउंड को कॉल करेंगे तो टाइगर का क्वैक का मेथड कॉल होगा। अब टाइगर की क्लास में क्वैक का मेथड मैंने इंप्लीमेंट किया है, मैंने ये चीज उसमें इनकॉर्पोरेट की है टाइगर की क्लास में। तो अब क्या हुआ, टाइगर को पाइथन क्या एक्सेप्ट कर लेगी कि टाइगर भी क्या है, वो डक है। यानी अगर आप किसी भी क्लास की कॉमन फंक्शनैलिटी को, कॉमन एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लें तो आप वैसे ही बन जाएंगे। इसको कहते हैं डक टाइपिंग। यानी कि इफ यू आर बिहेविंग लाइक अ डक, इफ यू आर बिहेविंग लाइक अ डक, वेदर यू आर डक और नॉट, आप डक हो या नहीं वो छोड़ दें, आप अभी डक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो मेथड है क्वैक का और वो स्विम का जो कि कॉमन बिहेवियर है, तो आप डक बन जाओगे। दैट इज, इस कॉन्सेप्ट को डक टाइपिंग कहा जाता है। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि प्रोग्राम में एक जनरलाइजेशन आती है, प्रोग्राम में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसकी मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाती है। जेनेरिक कोड लिखने का एक समझ लें कि एक उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है, वरना आपको मल्टीपल मेथड लिखने पड़ते, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डक टाइपिंग। आप देखें, यही क्वैक का मेथड जब कॉल हो रहा है डक के अंदर तो वो क्वैक कह रहा है, लेकिन यही जब डक, ये मेथड जब टाइगर के अंदर कॉल हो रहा है तो वो उसको रॉर कर रहा है, मेथड वही है। तो डक टाइपिंग में क्या होता है, डक टाइपिंग में ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे या ऑब्जेक्ट की टाइप पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि कॉमन मेथड की इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड कर रहे होते हो। यानी कि जो भी कॉमन मेथड है वो इंप्लीमेंट अगर कोई भी क्लास कर ले तो वो डक टाइपिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर लेती है। तो इसी को तो पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का पहली पहचान क्या होती है कि मेथड कॉमन होगा, मेथड कॉमन होगा। यहां पे भी क्वैक का मेथड है, यहां पे भी क्वैक का मेथड है। दूसरा क्या होता है कि इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी, इंप्लीमेंटेशन यहां पे रॉर है, यहां पे क्वैक है, जबकि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो जो हमने इससे पहले एग्जांपल देखी थी वो बाय इनहेरिटेंस थी। वो क्या थी, बाय इनहेरिटेंस थी। ये क्या है, ये विदाउट इनहेरिटेंस है। ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किए यूजिंग डक टाइपिंग, इसको कहते हैं डक टाइपिंग, ठीक है। तो ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत डिटेल में हमने देख लिया कि इससे क्या बेनिफिट आपको हासिल होते हैं, इससे क्या आपको चीज़ें पता चल सकती हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे एक चीज़ दिए जा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा इस प्रोग्राम को बना के देखिएगा।
एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि एक्चुअल रियल लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम्स में पॉलीमॉर्फिज्म का यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, ये मैं आपको अभी समझाता हूं कि ये कैसे होगा। सपोज कर लें कि ये एक जैसे कि आपको सबको पता है, हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है कि जहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है उस मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो उसका जिसे कहते हैं उसका जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है, वो एग्री इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। ठीक है, हमारी लैंड भी जो है वो ज़्यादातर देही आबादी हमारी जो है वो तकरीबन मोर देन 70% जो है वो एग्री लैंड है और हम डिपेंड ही अपनी एग्रीकल्चर पर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप एक प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे एक समझाना चाहता हूँ, एक 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 प्रॉब्लम को मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये कि इस वक्त हमारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको इशू क्या आता है? उनको इशू ये आता है कि जी हमारे पास, तो उनको प्रॉब्लम क्या आता है? उनको प्रॉब्लम ये आता है कि उनके पास फर्ज कर लें कि ये एरिया ऑफ लैंड है, एक एरिया ऑफ लैंड जो है वो एक ट्रायंगुलर टाइप का है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर टाइप का एरिया ऑफ लैंड है, ये एरिया ऑफ लैंड है उनके पास। ठीक है, एक उनके पास रेक्टेंगुलर टाइप का एरिया ऑफ लैंड है जहां पे वो अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, जहां वो अपनी फार्मिंग करते हैं। एक एरिया ऑफ लैंड जो है उनके पास वो सर्कुलर शेप का है। ये सारा मैं ग्रीन इसलिए पेंट कर रहा हूं ताकि ये पता चले कि जी ये एक एग्री लैंड है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई क्रॉप्स जो हैं वो उनको कल्टीवेट किया जा रहा है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने स्मार्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आना है। हमने अपने किसानों को, अपने फार्मर्स को जो है वो स्मार्ट फार्मिंग की तरफ और उनको जिसे कहते हैं ना कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को हमने प्रमोट करना है। तो इन दैट केस क्या होता है कि जी आपके पास अगर आपने किसी भी किस्म का जब आप फार्मिंग करते हैं या जब अब आपने उस पर क्रॉप्स को लगाते हैं तो उसका ख्याल कैसे करते हैं कि जी उसके ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन जो हैं उनको हम उसको स्प्रे करते हैं ताकि कोई भी कीड़े, कोई भी इंसेक्ट्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं, यानी कि वो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो कि आपकी फसल को, आपकी क्रॉप्स को ख़राब कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब एक तरीकाकार तो ये कि भाई किसान खुद से मैनुअली एक उस प्रोसेस के थ्रू जो है जाए और वो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो है ना पूरी वो मेडिसिन को जो है ना वो उसको स्प्रे करे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि स्प्रे का वेस्टेज होगा क्योंकि वो मैनुअल तरीके से होगी, उसमें उसको एग्जैक्ट एरिया नहीं पता होगा कि कहाँ कहाँ पे करना है। अब वो रेक्टेंगुलर ट्रायंगल तो हमेशा एक तरीके से एग्जैक्टली उसी प्रिसीशन के साथ थोड़ी कैलकुलेट कर लेगा उसके एरिया। तो यहां पर उसको प्रॉब्लम होगी कि उसके पास एक ट्रायंगुलर एग्रीकल्चरल लैंड है, एक रेक्टेंगुलर लैंड है, एक सर्कुलर लैंड है, और वो मैनुअल तरीके से अगर इसके ऊपर अपनी क्रॉप्स की जिसे कहते हैं ना कि टेक केयर करता है, जिसमें कि वो स्प्रे करता है, उसको सीड्स देता है लैंड को, और उसके ऊपर लेट से इवन के उसको पानी देते हैं, ठीक है, वाटरिंग देते हैं, तो उसमें उसमें क्या होगा, मैनुअल तरीके से ये काम करने में आपको एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगी, और प्रिसाइज जिसे कहते हैं कि वो आप उस स्पेसिफिक लैंड के एरिया को आप प्रिसाइजली वो अद्वियात या वो जो भी आप उसके अंदर सीडिंग कर रहे हैं या आप उसको पानी दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास वेस्टेज ऑफ वाटर होगा, वेस्टेज ऑफ स्प्रे होगा, मेडिसिन होंगी, और वेस्टेज ऑफ सीड्स होंगे। तो इन और फिर टाइम एफर्ट ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर फर्ज कर लें मैं ये कहूं कि मैं अपने किसान को यहां पर एक जिसे कहते हैं ना कि एक किसान ड्रोन देता हूं, उसका नाम रखता हूं मैं किसान ड्रोन। एक ड्रोन देता हूं मैं, उस ड्रोन का काम क्या होगा? उस ड्रोन का काम यह होगा कि वो ड्रोन इस एग्रीकल्चरल लैंड का
इस एग्रीकल्चरल लैंड के जो मेरे पास है, जो कि एक ट्राइंगुलर शेप में है, फिर एक रेक्टेंगुलर शेप में है, फिर एक सर्कुलर शेप में है, इन तीनों शेप्स के अंदर वो ड्रोन जो है प्रिसाइज इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर, इन्हीं स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही स्प्रे करेगा, इसके अंदर ही सीडिंग करेगा, इसके अंदर ही वाटरिंग करेगा, वो इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। तो अब यहां पर होगा क्या कि मुझे अपने किसान ड्रोन के अंदर एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। वो प्रोग्राम क्या होगा? वो प्रोग्राम जब मेरा ड्रोन फ्लाई करेगा तो उस फ्लाइट के दौरान, ड्रोन फ्लाइट के दौरान, जब वो किसान ड्रोन स्प्रे कर रहा होगा इस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, तो वो इस एरिया का, इसका एरिया कैलकुलेट करेगा, ट्रायंगुलर एरिया का, जो मैंने उसको पैटर्न दिया होगा कि ये एक ट्रायंगुलर एरिया है, ये देख इसमें स्प्रे करना है, एक रेक्टेंगुलर एरिया में करना है और एक इस सर्कुलर एरिया में करना है। तो मेरे ड्रोन के पास क्या होंगे? 3 टाइप के एरिया कैलकुलेट करने के मेथड्स होने चाहिए। इस ड्रोन के पास क्या होने चाहिए? 3 शेप्स के एरिया कैलकुलेट करने के मेथड्स होने चाहिए। एक एरिया कैलकुलेट करे वो किसका? ट्राइंगल का। एक एरिया वो कैलकुलेट करेगा रेक्टेंगल का। एक एरिया वो कैलकुलेट करेगा किसका? सर्कल का। और जब वो इन तीनों शेप्स का या इन तीनों लैंड्स का एरिया कैलकुलेट कर लेगा तो वो प्रिसाइज स्प्रे भी करेगा, वो वाटरिंग भी स्मार्ट करेगा और उसका वेस्टेज कम होगा, और वो सीडिंग भी स्मार्ट करेगा और उसका वेस्टेज कम होगा और टाइम एफिशिएंट भी होगा। तो इस तरीके से हम अपनी एग्रीकल्चर की, जिसे कहते हैं ना कि जो हमें टाइम स्पेंड होता है किसी भी किसान को उस लैंड के ऊपर उसकी देखभाल करने में, वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। और वो काम आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू ले सकते हैं। अब यहां पर आपने 3 टाइप के एरियाज कैलकुलेट करने, और ये प्रोग्राम कहां पे रन हो रहा होगा? ये आपके ड्रोन के अंदर ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा। अब 3 टाइप के जो एरियाज कैलकुलेट करने, यानी कि ट्राइंगल का भी एरिया है, रेक्टेंगल का भी एरिया है, सर्किल का भी एरिया है। तो मेथड कौन सा कॉमन आ गया? एरिया आ गया। तो एरिया इज अ पॉलीमॉर्फिक मेथड। ये वो पॉलीमॉर्फिक मेथड है जो कि आप ट्राइंगल के लिए भी कॉल करेंगे, आप रेक्टेंगल के लिए भी कॉल करेंगे, आप सर्किल के लिए भी कॉल करेंगे। तो जब तीनों लैंड्स का एरिया आ जाएगा, ट्रायंगुलर लैंड का, रेक्टेंगुलर लैंड का और सर्कुलर लैंड का, तो उन तीनों एरियाज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास, ड्रोन के पास क्या आ जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा कि टोटल इतनी लैंड के अंदर उसने स्प्रे करना है और इस डायरेक्शन में और इन डायमेंशंस में करना है। आगे बात समझ में? तो हमने 3 क्लासेस बनानी है। एक ट्राइंगल की क्लास होगी और उसके अंदर एरिया का मेथड इंप्लीमेंट करना है, लेकिन फॉर्मूला चेंज होगा वहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने का फॉर्मूला चेंज है। फिर हमने एक और क्लास बनानी है रेक्टेंगल की, उसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने, एरिया का एक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम एक क्लास बनाएंगे सर्किल की, उसके अंदर एरिया का मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। और तीनों में हमारे पास क्या होगा? एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है? तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगी? अगर मैं इधर किसान ड्रोन बनाता हूं अपना यहां पर, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा ट्राइंगल की, मैं क्लास क्या बनाऊंगा? ट्राइंगल की, और उसमें एक डेफिनेशन एक रखूंगा किसकी? एरिया सेल्फ। और यहां पर लेट्स से एक पैरामीटर भी ले लेते हैं, हम रेडियस का ले लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर रेडियस का पैरामीटर आता है। तो हमारे पास क्या होगा? यहां पर एक होगा रेडियस, इसको यहां ले लेते हैं, सेल्फ डॉट रेडियस। ठीक है? ये आ गया हमारे पास रेडियस। ठीक, ये हमारे पास आ गई किसकी क्लास? आ गई ये हमारे पास ट्राइंगल की क्लास आ गई। ठीक, अब एक और क्लास हम बनाते हैं, उसका नाम रखेंगे, सॉरी,
रेडियस एंड ये रिटर्न करेगा क्या आपको, ये रिटर्न करेगा, फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का निकालने के लिए, सॉरी रेडियस आपके पास सर्किल में होता है, नॉट इन ट्रायंगल, सॉरी। तो रिटर्न क्या करेगा आपके पास 3.14 पाई आर रेडियस फार्मूला होता है। 3.14 का मतलब है पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेडियस का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला जो है वो कॉम्पोनेंट सॉरी एक्सपोनेंट का जो ऑपरेटर होता है वो ये डबल स्टेरिक होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो हम रेडियस का आपके पास क्या ले लेंगे, इसको आप ब्रैकेट में कर लें ताकि आपके पास पेमडास का प्रिंसिपल भी अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से आप सर्किल का निकालेंगे एरिया। फिर आप क्या लेंगे, एक और क्लास लेंगे, वो लेंगे आपके पास सर्कुलर थी एक शेप, ये यहाँ देखें कितने टाइप की शेप्स थी आपके पास, एक सर्कुलर लैंड थी, उसका तो चले आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया। फिर है आपके पास क्या, रेक्टेंगुलर लैंड है, तो यहाँ पर आएंगे, इसके लेंगे रेक्टेंगल, एक क्लास बनाएंगे रेक्टेंगल की, और उसमें डेफिनेशन, उसमें भी क्या करना है, एरिया ही कैलकुलेट करना है, तो एरिया ले लेंगे। तो उसमें क्या लेंगे, सेल्फ कॉमा विड्थ इनटू हाइट, रेक्टेंगुलर के लिए, और यहाँ पर हम उसका सेल्फ इज इक्वल टू सेल्फ डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ विड्थ एंड सेल्फ डॉट हाइट इक्वल टू हाइट, ठीक है। एंड इसका हमने रिटर्न करा एरिया। आपको पता है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट विड्थ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट हाइट, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे आएगा रेडियस में सिंपल रेडियस नहीं आएगा बल्कि सेल्फ डॉट रेडियस आएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक। तो ये हमने ले लिया रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। फिर हम लेते हैं, अब हमारे पास जो थर्ड लैंड है वो है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। नाउ क्लास ट्रायंगल और डेफिनेशन आपने ली एरिया ही, एंड यहां पर आपने मेथड ले लिया सेल्फ, और फिर ली आपने बेस इनटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है कि जी सेल्फ डॉट बेस इज इक्वल टू बेस सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट, ठीक है, एंड रिटर्न द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, हाफ इंटू, यानी कि 0.5 का मतलब है हाफ इंटू बेस, यानी कि सेल्फ डॉट बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट सेल्फ डॉट हाइट। ये फॉर्मूला होता है आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने का, ठीक है। तो ये मैंने आपको सामने तीनों एग्रीकल्चरल लैंड रख दी हैं। एक है आपके पास सर्किल, एक है रेक्टेंगल और एक है ट्रायंगल। आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक पेरेंट क्लास बना सकते हैं, उसका नाम रखें लैंड। लैंड सर्कुलर भी हो सकती है, लैंड रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लैंड जो है वो ट्रायंगुलर भी हो सकती है। तो मैंने एक पेरेंट क्लास बनाया, उसका नाम रखा लैंड, एग्री लैंड नाम रख लें, ये एक रखें एग्री लैंड, ठीक है जी। ये एग्री लैंड है हमारे पास, हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसके अंदर मेरे पास एक ही मेथड है और उसका नाम है एरिया। अब इसमें मैंने क्या किया, अच्छा वो इंडेंटेशन का है वो हम कर लेते हैं, सही। तो इसमें मैंने क्या किया, एक एरिया का मेथड लिया और इसमें सिंपली मैं कर रहा हूं प्रिंट टोटल एरिया ऑफ एग्री लैंड इज 1 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ का एरिया हमारे पास, 1 एकड़ का, 1 एकड़ का एरिया है, ठीक है। ये
तो अब आप ये देखें, अच्छा अब हम क्या करें, अब हमने क्या करना है, सर्किल को भी किससे इनहेरिट करना है, एग्रीलैंड से। अच्छा, रेक्टेंगल को भी इनहेरिट करना है किससे, एग्रीलैंड से, और ट्राइंगल को भी इनहेरिट करना है किससे, एग्रीलैंड से। तो मेरे पास एग्रीलैंड जो है वो सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्राइंगुलर भी हो सकती है। और इन तमाम शेप्स की लैंड को जब मैं उनका एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट एरिया, टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट होगा कि मैं क्या करूंगा, यहां बाहर एक और मैं टोटल एरिया का एक फंक्शन बनाऊंगा। मेरे पास जो लैंड्स हैं, लैंड्स क्या हैं, ये मैं एक लिस्ट में ले लेता हूं ऑब्जेक्ट को। पहले मेरे पास क्या है, लेट से जी मेरे पास पहले है सर्किल, सर्कुलर लैंड है, सर्किल है, ऐसा ही है, सर्कुलर लैंड है। और सर्कुलर लैंड पे मेरे पास सबसे पहले क्या है जी, मैं उसमें पास कर रहा हूं जो रेडियस है, वो रेडियस है 2.0, ठीक है, ये रेडियस है, कॉमा। अच्छा जी, फिर मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर लैंड है। रेक्टेंगुलर लैंड में मुझे विड्थ और हाइट चाहिए, विड्थ और हाइट चाहिए। तो ये मैं विड्थ और हाइट कैसे पास कर सकता हूं इसको, लेकिन ये मुझे वो पास करने पड़ेंगे, पहले मैंने इसके वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, देखें ये कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, इनिट, ये कंस्ट्रक्टर बन गया, सुपर का मेथड इसलिए कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर लें, कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि आप सर्कुलर बना रहे हैं और उसके अंदर आपको रेडियस चाहिए है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसमें एक अदद रेडियस का मेथड लेंगे और इसको असाइन कर लेंगे सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस के साथ, ठीक है जी, इस तरीके से असाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप यहां इनिशियलाइज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, तो फिर यहां पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप सिंपली सेल्फ के थ्रू इसको आप कॉल कर लें और इसको रिटर्न कर लें, यहां पे कॉल कर लें और रिटर्न कर लें, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी करेंगे हम, यहां पर हम उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, तो उसमें हमें इनिशियलाइज करने का मसला नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम विड्थ कॉमा हाइट, और यहां पे सेल्फ डॉट, कंस्ट्रक्टर यूज ही इसलिए होता है कि वो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं, सेल्फ डॉट हाइट, हाइट इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। और यहां पे हम सिंपली एरिया को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। यहां पे हमें उसको कोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम जब कंस्ट्रक्टर के टाइम पर हम उसको इनिशियलाइज करा लेंगे, तो यहां पर हम सिंपली एरिया को कैलकुलेट करेंगे सेल्फ का रेफरेंस पास करके, ठीक है। रेक्टेंगल में भी हो गया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसमें एक मेथड डिफाइन कर लिया हमने एरिया का, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हमने सर्किल के अंदर भी कर लिया, एक कंस्ट्रक्टर उसका कॉल कर लिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा लिया रेडियस को, और उसके बाद फिर हमने एरिया कैलकुलेट करने का उसका मेथड कॉल कर लिया। सिमिलरली हम ट्राइंगल में भी करेंगे कि एक हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, डेफ इनिट, और यहां पे ट्राइंगल में हम क्या कर लेंगे, सेल्फ कॉमा बेस कॉमा हाइट। यहां पे हम सेल्फ डॉट बेस इज इक्वल टू बेस एंड सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने ट्राइंगल का भी एरिया कैलकुलेट करने का बनाया हुआ है मेथड, इसमें से जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल इस एरिया के अंदर से, उनको हम हटा देंगे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर में कर चुके हैं। तो इन दो वेरिएबल्स को भी हम यहाँ से, दो स्टेटमेंट्स को भी, असाइनमेंट्स की, हम हटा देंगे। यहाँ हमारा कोड हो गया बिल्कुल क्लीन, और हम जिस पर्पस के लिए हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो पर्पस भी अचीव हो गया। और यहां पर हमारे पास जैसे सर्किल के लिए अब सर्किल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, मुझे पता है, जब मैं सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्किल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो कंस्ट्रक्टर इनिट का मेथड कॉल करेगा, इनिट का मेथड में हमारे पास एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है, रेडियस, ठीक है। रेडियस असाइन हो जाएगा इस क्लास के रेडियस के वेरिएबल को, इस क्लास के
इंस्टेंस वेरिएबल को, इसको इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है, उसको असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से हमने रेक्टेंगल का बनाएंगे। रेक्टेंगल में हम क्या कितने क्लास वेरिएबल ले रहे हैं, कितने इंस्टेंस वेरिएबल ले रहे हैं, हम दो ले रहे हैं, एक विड्थ ले रहे हैं और हाइट ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, तो विड्थ और हाइट पास कर देते हैं। इसमें हम कर देते हैं 3,3 और एक हम ले रहे हैं ट्राइंगल को। ट्राइंगल के अंदर हमने ये एक लिस्ट बना रहे हैं, डिफरेंट शेप्स की हमने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट हमने लैंड्स को असाइन कर दी। लैंड्स के नाम की एक लिस्ट है, लैंड लिस्ट, इसको हम लैंड लिस्ट भी कह सकते हैं, चलें आसानी के लिए ताकि याद रहे, लैंड लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। और उसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक रेक्टेंगल क्लास का बनाया है और एक ट्राइंगुलर शेप का बनाया है। अब इसके ऊपर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइंगल के अंदर हम बेस ले लेते हैं, उसको हम 4 ले लेते हैं और हाइट को भी 4 ले लेते हैं, ठीक है। Now we have this land list. Now we are going to calculate the area of total land, जो कि हमने कल्टीवेट, जिसके ऊपर हमने जिसकी टेक केयर करनी है, जिसपे किसान ने अपना ड्रोन चलाना है। अब हम वो टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एक्स लूप लगाएंगे लिस्ट का, लैंड लिस्ट, ठीक है। और क्या करेंगे जब हम लैंड लिस्ट का लूप चलाएंगे तो यहां पर क्या होगा? लैंड लिस्ट में क्या है? पहला आइटम सर्किल है, तो सर्किल का एरिया कैलकुलेट होगा। तो यहां पर क्या आएगा? अगर मैं प्रिंट करके देखता हूं, सिंपली प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एक्स डॉट एरिया, प्रिंट एक्स डॉट एरिया। तो देखिए 2 की पावर 2 हो गई 4, ये पाई आर स्क्वायर है 3.14 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम यहां कैलकुलेट करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये आएगा 12.56 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको करके देखते हैं, यहां पर सबसे पहले चलाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? प्रिंट करते हैं, 12.56 आया। फिर आप ये देखें रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, हमने 3 पास किया था तो 9 आया, यानी कि विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। फिर ट्राइंगल का एरिया कितना आया? ट्राइंगल का एरिया आया, बेस हमने क्या पास की थी? 4 एंड 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 का हाफ कितना हो गया? 8। ये देखें, तो ये मेरे पास सारे एरियाज निकल के आ रहे हैं शेप्स के, ठीक है, आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं कि भाई मैं इनको एक वेरिएबल में असाइन करूं और उनको ऐड करता जाऊं। तो ऊपर मैं एक वेरिएबल लूंगा, टोटल लैंड अंडरस्कोर एरिया इज इक्वल टू 0। एंड नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको पास करूंगा, टोटल लैंड एरिया इज इक्वल टू टोटल लैंड एरिया प्लस एक्स ऑफ एरिया। तो जितनी दफा ये लूप चलेगा इसमें से एक एक शेप जो है पिक होगी। सबसे पहली दफा जब ये लूप चलेगा फॉर लिस्ट का, तो सबसे पहला आइटम पिक होगा जैसे लिस्ट में पिक होता है। अब जब पहला आइटम क्या आएगा? सर्किल का ऑब्जेक्ट आएगा। सर्किल के ऑब्जेक्ट पे जो एरिया कॉल होगा मेथड, वो एरिया का ही होगा। अब क्योंकि पहली दफा जो आएगा वो सर्किल का ऑब्जेक्ट आएगा, तो किस क्लास का मेथड कॉल होगा? सर, सर्किल का एरिया कॉल होगा। सेकेंड टाइप जब ये लूप चलेगा फॉर लिस्ट का, तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट आएगा, तो किसका एरिया का मेथड कॉल होगा? सर, रेक्टेंगल का होगा। जब थर्ड टाइम ये लूप चलेगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? ट्राइंगल आएगा, तो किसका मेथड कॉल होगा? सर, ट्राइंगल का कॉल होगा। तो आपने ये देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हमने मेथड नेम सेम रखा, एरिया कैलकुलेशन ही। तो आसानी कितनी हो गई हमें हर शेप का। अब जितनी भी टाइप की एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर शेप्स हों, वो बहुत सारी हो सकती हैं, वो ओवल शेप भी हो सकती हैं, वो एलिप्टिकल शेप्स भी हो सकती हैं। तो हर शेप का एरिया कैलकुलेट करने का एक सेपरेट फार्मूला है। आपने सिर्फ उसके अंदर एक एरिया के मेथड को याद रखना है और इस तरीके से आप पूरी एग्रीकल्चरल लैंड का क्या कर सकते हैं? एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, 12.56 प्लस 9 प्लस 8 क्या आएगा आंसर? यहां पर अगर हम इसमें ऐड करते हैं किसको? 9 को, प्लस इसमें कर दें आप 8 को, तो क्या आंसर आना चाहिए? 29.56 आना चाहिए आंसर, ठीक है।
तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है टोटल एरिया का। अब इसके बाद जब टोटल एरिया की वैल्यू यानी टोटल लैंड के अंदर जो है ये 29 पॉइंट्स ये आ जाएगा। अब आप टोटल एरिया को प्रिंट करा लें, तो टोटल एरिया ऑफ एग्री लैंड विच किसान ड्रोन will spray is equal to क्या होगा, टोटल लैंड एरिया। यहां पर अब कितना आया 29.56, ठीक है, ये आ गया ना, देखें टोटल। अब ये आपके पास टोटल एरिया आ गया जो कि किसान ड्रोन जो है आपका वो उसके ऊपर स्प्रे करेगा। देखा आपने किस तरीके से आपने रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एग्जैक्टली मैप कर लिया, और आपने एक रियल वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल लैंड का प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यानी कि जो हमारे कंट्री में पाकिस्तान में डिफरेंट हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, अपने यहाँ पर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को या एग्री ड्रोन्स को अडॉप्ट कर लें, इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लें, तो कितनी आसानी पैदा हो जाएगी। और ये पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में मैंने इंप्लीमेंट भी करके दिखाया कि देखें ये कहाँ पर हमारे को हेल्प आउट कर सकता है। हमारे प्रोग्राम में कितनी जनरलाइजेशन आ गई, कोई भी शेप हो, ये प्रोग्रामर को याद करने की जरूरत नहीं है कि उसमें उसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। वो जस्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और उसका एरिया का मेथड कॉल कर ले। तो सिंप्लिसिटी कितनी आ गई, आसानी कितनी पैदा हो गई, प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो गई पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। प्रोग्राम के अंदर एक जेनेरिक कोड का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये सारे बेनिफिट हैं पॉलीमॉर्फिज्म के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं। इंशाल्लाह बाकी क्लास के अंदर, अब अगली क्लासों में हम और कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का। तो इंशाल्लाह हमारी पाइथन की क्लासेस जो हैं वो अब कंप्लीट होने के करीब हैं। तो जब ये जैसे ही कंप्लीट होंगी तो फिर हम यही हमारी क्लास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फिर हम एआई की क्लासेस में। फिर वहाँ पर हम जनरेटिव एआई डेवलपमेंट, एजेंटिक एआई की डेवलपमेंट उनकी एप्लीकेशंस को कैसे डेवलप किया जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे पाइथन के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है जी। जब तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।